तो दोस्तों फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो कि बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है का वीडियो नंबर 3 लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। आई होप आपने बाकी दो वीडियोस को कवर कर लिया होगा और आज के वीडियो में हम फिर से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। मुझे उसमें कोई भी कैसी भी समस्या नहीं है। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पिछले वीडियो को बाय करके छोड़ा था, आज के वीडियो को हाई करके शुरू करते हैं। सो ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, हाई फ्रॉम माय साइड। आप भी हाई लिख के मुझे हाई कर दीजिएगा और वो बन जाएगा हाई 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 हाई। वैसे वाला हाई है नहीं, ऐसे वाला है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला जो हमारा स्लाइड है वो है रिकवरी पोजीशन। भाई रिकवरी पोजीशन के बारे में क्वेश्चन आना आपके पेपर में 100% 100% पक्का ही है। रिकवरी पोजीशन से मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बेहोश है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी और बेहोश हो गया है और वह सामान्य रूप से सांस ले रहा है, तभी हम उस व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में डालते हैं। अब ये रिकवरी पोजीशन होती क्या है ये हम अभी आगे वाली स्लाइड में देख लेंगे, लेकिन दो चीजें आप समझ लीजिए कि रिकवरी पोजीशन में तभी डालना है जब व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति बेहोश है और वो सांस भी नहीं ले रहा है तो रिकवरी पोजीशन में डालने की हमको जरूरत नहीं है, हम नहीं डाल सकते। क्यों डालते हैं समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, एकदम रिलैक्स हो जाती हैं उसकी मांसपेशियां, है ना, ढीला पड़ जाता है आदमी। और अगर आदमी ढीला पड़ जाता है तो उसकी जो जीभ होती है वो उसके वायु मार्ग एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगती है। इसके लिए उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखा जाता है जिससे कि कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो इंटरनल चीजों की वजह से है, जैसे जीभ, तो वो चीज खुल जाए। इसके लिए क्या करते हैं, सिर को पीछे से पीछे की तरफ झुका के ठुड्डी को ऊपर उठा देते हैं जिससे कि जीभ जो है उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है उसको खत्म कर दें। ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें रिकवरी पोजीशन के बारे में जो पेपर में लिखनी है या पेपर में आनी है। इसका मतलब होता है लेटरल, वन साइड। रिकवरी पोजीशन होती है वन साइड। अभी मैं इसका फोटो दिखाऊंगा, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। यानी हम लोग लेटते हैं ना, ऐसे करके लेटते हैं एक साइड में, वो वन साइड होता है और केवल उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सामान्य रूप से सांस ले रहा है। यानी बंदा भले ही बेहोश हो बट वो सामान्य रूप से सांस ले रहा हो। देखो रिकवरी पोजीशन में आपको दिखाता हूं, ये है रिकवरी पोजीशन। अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जैसे चोट लगी है, वो बेहोश है बट सांस ले रहा है, इसका मतलब उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई और समस्या बनने से अच्छा है कि आप उसे रिकवरी पोजीशन में डालें। क्या होगी रिकवरी पोजीशन? व्यक्ति का हाथ ऐसे ऊपर करेंगे, दूसरे हाथ को ऐसे लगाएंगे, उसकी टांग को ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से उसको साइडवेज कर देंगे, लेटरल साइड की तरफ झुकाना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई रिकवरी पोजीशन जो होती है उसके अंदर किस तरह से लेटाते हैं, एक तरफ लेटाते हैं। रिकवरी पोजीशन किसके लिए है? केवल उस व्यक्ति के लिए जो बेहोश है लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहा है, कैसे, उसके लिए है। तो ये रिकवरी पोजीशन का डायग्राम अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। मैं आप लोगों से कहा है मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं क्या कह रहा था प्लीज मुझे कमेंट में यस लिख दीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई कि रिकवरी पोजीशन होती है किसी को रिकवरी कराने की पोजीशन। ये पोजीशन तब ली जाती है जब व्यक्ति केवल सांस ले रहा हो और वो बेहोश हो, चल जाएगा। और ये इस तरीके से साइडवेज उसको लिटा दिया जाता है। क्यों? जिससे जीभ वगैरह अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो गर्दन वगैरह पीछे करके हम उसकी सांस को रिकवर कर सके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज मुझे फटाफट से यस लिख दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियोस में खूब मोमोज कोल्ड ड्रिंक की बात करी थी, इस बार थोड़ा सीरियस है क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है। मजा तो खैर आगे आने वाला है, कुछ ऐसी चीजें हैं। ध्यान रखिए अगर आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो चोटिल है, जिसको चोट लगी है, इंजर्ड है, तो सबसे पहले उसकी कॉन्शियसनेस चेक करें, यानी वो होश में है या नहीं। फिर चेक करें उसकी ब्रीदिंग और फिर चेक करें पल्स। तो ये डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले देखेंगे हिला के, हाँ भाई है कि नहीं, इधर है ना। पिछले वीडियो में अभी तू जिंदा है, मरेगा नहीं, 10 मिनट बाद मरेगा, वैसी वाली बात नहीं, हिला के देखना भाई सही है। दूसरे में हम उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे, नाक के नीचे उंगली रख के कर सकते हैं या मुंह के पास अपनी कान ले जाके, चेहरा ले जाके कर सकते हैं। और उसकी पल्स चेक करना, पल्स के मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिए हैं। एक बार मैं ओपन कर लेता हूं, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे। ये यहाँ पल्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पल्स चेक कर सकते हैं, बच्चे की पल्स यहाँ चेक करते हैं। तो ये सारी ही चीजें जो हैं
आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ये डायग्राम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकवरी पोजीशन यहाँ पे कहना है टॉप टू टो असेसमेंट। टॉप मतलब टो मतलब पैर। तो हमारा फर्स्ट एड के बाद ये एक वो बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम लोग फुल बॉडी चेकअप करें इंजर्ड पर्सन का फर्स्ट एडर के द्वारा। क्या, जिससे कि हम जब भी डॉक्टर हो आए या जो भी उसको मेडिकल हेल्प मिले तो उस समय एक इंफॉर्मेशन तैयार हो। इसका मतलब है कि किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है, इसका आकलन करने के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता द्वारा घायल व्यक्ति की पूर्ण शारीरिक जांच की जाती है। डॉक्टर के लिए तैयार जानकारी के रूप में भी मदद करती है ये, कि ये देख लो कि भाई उसके कहाँ चोट लगी है, घुटने पे हो सकती है, छाती पे हो सकती है, बैक में हो सकती है, खरोंचे हो सकती है, घाव हो सकते हैं। इसको कहते हैं टॉप टू टो असेसमेंट। तो आपके पेपर में अगर सवाल आ जाता है कि भाई फुल बॉडी चेकअप को क्या कहते हैं, टॉप टू टो असेसमेंट कहते हैं, यानी सर से लेकर पैर तक जांच करना। तो याद क्या रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैं गोला घुमा रहा हूं, वैसे तो देखो आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मैं हर चीज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह देता हूं, बट ये वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैजुअलिटी यानी जिस व्यक्ति को चोट लगी है, इंजर्ड हुआ है, अगर वो सांस ले रहा है और होश में है, कॉन्शियस भी है और ब्रीदिंग भी कर रहा है, तो फर्स्ट एड उसको आप देंगे। अगर कैजुअलिटी जो है वो बेहोश है और सांस ले रहा है, तो उसको पहले रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। और अगर व्यक्ति सांस भी नहीं ले रहा है और बेहोश भी है, तो आपको देना है CPR। क्या देंगे आप उसको, टाइप करिए सब लोग। अगर कोई व्यक्ति बेहोश भी है और सांस भी नहीं ले रहा है, तो हम उसको क्या देना शुरू कर देंगे तुरंत, जरा टाइप कर दीजिए। ये लिखा है आंसर वैसे आपके सामने, टाइप करिए सब लोग। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है, चलिए मेरे साथ करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियस है और ब्रीदिंग कर रहा है तो फर्स्ट एड, अगर अनकॉन्शियस है और ब्रीदिंग कर रहा है तो रिकवरी पोजीशन, और अगर वो बेहोश है और सांस भी नहीं ले रहा है तो क्या करेंगे, आपने लिखा CPR। CPR की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि CPR छोटे बच्चे को कितनी उंगलियों से देते हैं, जरा टाइप करिए फटाफट। एक छोटे बच्चे को CPR देते समय कितनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, 2, 3 या 4, जरा फटाफट टाइप करिए। मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल इसका आंसर है ये वाला, याद रखना है। इन्फेंट के लिए 2 फिंगर्स, चाइल्ड के लिए पाम और एडल्ट के लिए दोनों हाथ। ये सारे फिगर्स जो है मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, उनको भूलिएगा मत, याद रखना एकदम। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट एड किट क्या होती है, फर्स्ट एड किट क्या होती है, देखो ऐसी होती है, मैंने ऊपर यहाँ पे ऐसे बना के रख दी है। फर्स्ट एड किट एक बक्सा होता है जिसके अंदर प्राथमिक चिकित्सा से जुड़ी हुई विभिन्न चीजों को रखते हैं। कौन रखते हैं, फर्स्ट एडर रखते हैं। फर्स्ट एड किट हमारे घरों में भी होती है, जैसे दवाइयों का डिब्बा रहता है ना, उसमें पट्टी, कैंची और दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, वो भी फर्स्ट एड किट होती है। या आप कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाएं और उनके पास एक छोटा सा बॉक्स होगा, इसमें बेसिक चीजें, जरूरी चीजें, भाई कैंची रखी है, पट्टी रखी है, कुछ पेन किलर रखी है, बैंडेज रखा है, ये सब होती है फर्स्ट एड किट। तो क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा किट प्राथमिक चिकित्सा देने में उपयोग की जाने वाली सामग्री और उपकरणों का एक संग्रह है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ भी बनता है और डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना बन ही सकता है। तो दोस्तों ये जो है मिठाई का डिब्बा नहीं है, ये डिब्बा है चिकित्सा देने के लिए जरूरी सामग्री और उपकरणों का संग्रह। ये वैसे ही आता है बिल्कुल देखने में जैसे कि चॉकलेट का बॉक्स आता है ना, वो कैडबरी सेलिब्रेशन का, बिल्कुल वैसा ही दिखता है ये। और इसके ऊपर एक खास बात है जो कि आपको याद कर लेनी है पेपर में लिखने के नजरिए से भी और ऑब्जेक्टिव के नजरिए से भी, कि फर्स्ट एड किड्स, ये किड्स नहीं है भाई, फर्स्ट एड किड तो बच्चे हो गए, मैं इसको एडिट कर दूंगा, किड्स KITS, ये लार्ज व्हाइट क्रॉस ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, ये व्हाइट रंग का क्रॉस एक ग्रीन बैकग्राउंड पे लगा होगा, इसको फर्स्ट एड किट का साइन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सा किट की पहचान हरे रंग की पृष्ठभूमि पर एक बड़े सफेद क्रॉस द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, क्रॉस जो होता है प्लस के रूप में है, ये क्रॉस जो है प्लस के रूप में ही माना जाता है, इसको ही क्रॉस कहते हैं। तो ये वाला जो क्रॉस है इसका साइन ये होता है। 100% पेपर में आने वाला सवाल है, कोई रोक ही नहीं सकता। अलग अलग शेप और साइज में आती है, देखो जैसे मैं थोड़ा सा मोटा हूं, आप थोड़े से पतले हो सकते हैं, तो फर्स्ट एड किट भी थोड़ी सी बड़ी छोटी लंबी चौड़ी मोटी पतली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। सलमान खान छोटा है और मोटा है, ऋतिक रोशन लंबा है और पतला है, तो यार फर्स्ट एड किट भी तो हो सकती है, ये भी अपना मतलब जीवन जी रही है। एग्जाम्पल्स होती हैं डोमेस्टिक किट यानी घरेलू किट्स हो सकती हैं, ट्रैवल किट, कुछ लोग ट्रैवल किट्स बनाते हैं कि भाई कहीं जाएंगे रास्ते में उल्टी की दवाई, कुछ लोगों को भाई आदत होती है कि वो डीजल की गाड़ियों में बैठते हैं
और डीजल की गाड़ियों में बैठे और उल्टियां चालू। क्या आप में से कोई यहाँ मौजूद है जिसको डीजल या ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियां और चक्कर आते हैं? ज़रा टाइप करके बताओ। है कोई जिसने किसी दूसरे के कपड़े खराब किए करके? शिट, सोच के अजीब सा लग रहा है। हाँ भाई, है कोई? हाँ, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग अपनी ट्रैवल किट के अंदर उल्टी की गोली रखते हैं, या फिर हम कहें सर दर्द की गोली रखते हैं, एलर्जी की गोली रखते हैं। ऑफिस किट हो सकती है भाई, ऑफिस में चोट वोट लगे तो एक ऑफिस में किट होनी चाहिए बेसिक दवाइयों की। स्मॉल मीडियम लार्ज हर तरीके की फर्स्ट एड किट्स जो हैं वो आती हैं। ध्यान क्या रखना है फिर से पेपर के नजरिए से, कि एक फर्स्ट एड किट को साल में 2 बार जरूर मूल्यांकित एवेल्युएट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई बताएगा? क्या मुझे कोई बताएगा? कि मैं कह रहा हूं कि आपने अपने घर के अंदर एक फर्स्ट एड किट बना के रखी हुई है, एक डिब्बा बना के रखा हुआ है, इसमें फर्स्ट एड का सामान है, उसे साल में 2 बार मूल्यांकन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई लिख के बताएगा फटाफट? भाई आखिर क्यों इवेल्युएट करना है फर्स्ट एड किट को? बना के रख दी क्या कम है? फर्स्ट एड किट को इसीलिए इवेल्युएट करना है जी, इसीलिए इवेल्युएट करना है क्योंकि उसके अंदर पड़ी दवाइयां, उसके अंदर पड़े उपकरणों की, पट्टी की, बैंडेज की एक्सपायरी डेट हो सकती है, एक्सपायर हो जाती है ना दवाइयां। तो हमें इवेल्युएट करना है कि अगर ऐसा हो गया तो ना दवाइयों को बदल दें, या हमारी जो फर्स्ट एड किट है वो एटलीस्ट अप टू डेट मेंटेन हो जाए। और हर यूज के बाद भी इवेल्युएट करना है, क्योंकि इसके बाद जब आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है फर्स्ट एड किट को, जैसे कि आपने चॉकलेट, आपके घर में चॉकलेट का डिब्बा था, आपने चॉकलेट खाई, तो हम चेक करते हैं ना कितनी चॉकलेट बची है घर में। रसगुल्ले का डिब्बा आता है व्हाइट वाले स्पंज का, या फिर वो गुलाब जामुन का, जब हम खा लेते हैं 2 3 4 5, तो ये जरूर चेक करते हैं कि अब इसमें कितने और रसगुल्ले बचे हैं, इसमें कितने और गुलाब जामुन बचे हैं कि इसको मैं वापस ऑर्डर कर लूँ। वही फर्स्ट एड किट के साथ भी अभी दवाइयाँ अगर यूज हो रही हैं इस्तेमाल के दौरान, तो हमें ये इवेल्युएट करते रहना है, मूल्यांकित करते रहना है कि इसके अंदर कहीं खत्म ना हो जाए। पता चला इमरजेंसी में हमारे पास व्यवस्था नहीं थी क्योंकि हमने पिछले वाले उसमें इसको यूज कर लिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एड किट के बारे में। ये बेसिक फर्स्ट एड किट के कंटेंट है कि एक फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है। ध्यान रखिएगा ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बट जनरली ये सब चीजें होती है भाई। ड्रेसिंग और पट्टियां होती हैं, टेप होता है चिपकने वाला, रुई होगी, तेज धार की कैंची होगी, थर्मामीटर। थर्मामीटर किस काम आता है, लिखिए जरा। थर्मामीटर जो होता है हाइट नापने के काम आता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? थर्मामीटर जो है हाइट नापने के काम आता है। थर्मामीटर चंबल उठाने के काम आता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। किस काम आता है थर्मामीटर? बिल्कुल आप सब जानते हैं, थर्मामीटर बुखार नापने का काम आता है। चिमटी, सेफ्टी पिन, रेसिसिटेटर, इन्फ्लेटेबल आर्म सिप्लेंस, ये सब चीजें, स्वच्छता की सामग्री बहुत ज्यादा जरूरी है। साबुन चाहिए घाव साफ करने के लिए, अल्कोहल, बीटाडीन, सेवलॉन, डेटॉल। सेवलॉन मम्मा, सेवलॉन मम्मा नहीं, वो तो संतूर मम्मा आती हैं। सेवलॉन वाले बच्चे होते हैं जिनके हाथ हमेशा साफ रहते हैं, जिनके ऐसे हाथों को जूम करके दिखाते हैं तो उसमें केवल एक ही कीटाणु मिलता है, वो होते हैं सेवलॉन बच्चे। आप में से कितने सेवलॉन बच्चे हैं? एक तो लंबे लंबे होंगे कॉम्प्लेन बच्चे, कुछ होंगे सेवलॉन बच्चे जो हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। तो भैया सेवलॉन और डेटॉल बच्चों, ये भी स्वच्छता सामग्री का पार्ट है। मास्क आजकल जरूरी हो गया है। पीपीई किट, मैंने आपको कई बार बोला है, इसकी फुल फॉर्म अति आवश्यक है, ये पेपर में आना तय है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, उनको भी फुल फॉर्म में पीपीई की फुल फॉर्म पूछेंगे, सीपीआर की फुल फॉर्म पूछेंगे, तो सीपीआर की फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ही है। पीपीई की फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ही है। इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, हिंदी में लिखने का कोई फायदा नहीं है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग क्यों होगा, कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूँ। प्लास्टिक बैग इसलिए कि जो सारी सामग्री होगी उसको उसके अंदर डाल के डिस्पोज करने के लिए, मैंने पीछे पढ़ा था, डिस्पोजल बहुत जरूरी है। कुछ दवाइयां होंगी, मलहम हो सकता है, एस्पिरिन बुखार की दवा, ओआरएस, ओआरएस की फुल फॉर्म भाई ये डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखो, पक्का 100%। देखो चलो मैं इसको जरा बैक कर रहा हूँ। क्यों बैक कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाके, टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, पीपीई किट कॉमा ORS कॉमा एक चीज और है CPR फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रख दिया एडवांस में यार। इसको आपको इन सभी जो हमारी फुल फॉर्म्स हैं इनको एकदम याद कर लेना है, ठीक है, एकदम याद कर लेना है। तो आपको किसी भी हाल में ये समझ के चलना है कि आपका जो पेपर है उसके अंदर ये 3 फुल फॉर्म, यानी 3 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, ये 3 फुल फॉर्म तो 100% आने ही
वाली हैं। पीपीई किट, ओआरएस, सीपीआर फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अन्य सामग्री, आपातकालीन फोन नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा मतलब ये कंपलसरी नहीं है, बट ऐसी होती है एक आदर्श फर्स्ट एड किट। बेसिक हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग। देखो हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता, पिछले साल भी पेपर था, फर्स्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण व स्वच्छता। फिर आ गया बेसिक हाइजीन, मतलब जरूरी स्वच्छता की बात कर रहा है, और उसमें मुख्य बिंदु है हाथ धोना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सोचा था? ये तो सोचा था कि मेरा बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। आपका और कोई है जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है? किसी का बर्थडे कल हो, कल क्या तारीख है भाई, कल क्या तारीख है? कल 18 जुलाई। 18 जुलाई को किसका बर्थडे है? इसी तरीके से 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग का बर्थडे है भाई। ग्लोबल हैंड वॉश डे सेलिब्रेटेड ऑफ 15 अक्टूबर, यानी सब लोग एक लाइन में खड़े होकर हाथ धोते हैं इस दिन, बस और कुछ नहीं करते हैं। ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुछ बेसिक सी चीजें कही गई हैं कि भाई अगर आप फर्स्ट एडर हैं और फर्स्ट एड दे रहे हैं तो 40 से 60 सेकंड तक आपको हाथ धोना है। कब धोना है? फर्स्ट एड देने से पहले भी और फर्स्ट एड देने के बाद भी, जिससे इन्फेक्शन का कोई भी कारण ना बचे। वैसे जनरली 20 सेकंड तक धोइए। सैनिटाइजर का यूज करिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, 60% उसके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये 20 सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये 40 से 60 सेकंड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड देने से पहले और फर्स्ट एड देने के बाद, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजर हमेशा अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 60% कम से कम उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर साबुन या सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो राख जो है वो विकल्प होता है, मिट्टी नहीं होता, क्योंकि मिट्टी में तो टिटनस भी रहता है, टिटनस के कीटाणु भी रहते हैं। ऐश, ऐश मतलब ऐश्वर्या राय का शॉर्ट फॉर्म वाला ऐश, राख जो है उससे आप हाथ धो सकते हैं। ध्यान रखें किसी के भी खून से डायरेक्ट टच ना करें। अगर किसी को चोट लगी हुई है तो आप डायरेक्ट ग्लव्स वगैरह पहने होंगे, या अगर आपको थैली भी मिल जाए तो आप उसको पहन लीजिए, जिससे कि आपके ऊपर रिस्क ना आए ब्लड की वजह से किसी इंफेक्शन का। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते हैं, स्थिति बिल्कुल ही उलट है, तो आप फर्स्ट एड देने ना देने के लिए भी स्वतंत्र है। आप ना दे तो कोई बात नहीं है। पीपीई किट पहने इन्फेक्शियस डिसीज के केस में। पीपीई की फुल फॉर्म मैं पीछे बता चुका हूं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मैं श्योर होना चाहता हूं कि आपने पीपीई की फुल फॉर्म सुन लिया। मुझे जरा सब लोग लिख के बताएंगे पीपीई की फुल फॉर्म। राइट नाउ सब लोग लिखेंगे पीपीई की फुल फॉर्म। आप लिखिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। पीपीई की फुल फॉर्म लिखिए। जो भी यूज्ड मटेरियल है उसका डिस्पोजल करना जरूरी है, जैसे कि प्लास्टिक बैग उसके अंदर रखा हुआ है, और हमेशा जूते और मास्क पहन के ये सब काम करें। पीपीई की फुल फॉर्म आप लोगों ने लिखी, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे 2 सवाल और कर रहा हूं। जनरली हमें हाथ कितने सेकंड तक धोने चाहिए? आंसर आपके सामने ही लिखा है, आप लोग बता दीजिए। पहला क्वेश्चन, जनरली हमें हाथ कितने सेकंड तक धोने चाहिए? और सैनिटाइजर में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 2 आंसर जरा फटाफट लिख दीजिए। सब लोग टाइप करेंगे, सब लोग टाइप करेंगे, कोई भी ऐसा ना हो जो टाइप ना करे। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं चैट बॉक्स के माध्यम से। सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल का परसेंटेज बता दीजिए, और हाथ जनरली, ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं, जनरल कंडीशंस में हाथ कितने सेकंड तक धोने, जरा जल्दी से जल्दी लिखिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। फर्स्ट एड की और टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा है। किसकी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा है भाई? किसकी टेक्निक्स के बारे में? इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब होता है बाहर निकालना। तो फर्स्ट एड और बचाव की जो टेक्निक्स है उनके बारे में बात कर रहा है। इसके अंदर हमको बहुत सारी चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। आगे कुछ फोटोज हैं, मैं आपको भी दिखाता हूं। तो कह रहा है कि फर्स्ट एड में ड्रेसिंग होती है। ड्रेसिंग मतलब पट्टियां। एक होता है बैंडेड। बैंडेड होता है चिपकने वाला, आपने सबने देखा है बैंडेड क्या होता है ना, बैंडेड चिपका देते हैं चोट के ऊपर। एक होता है गॉज। गॉज मतलब पट्टी की गॉज बना के लगा देते हैं, उसको कहते हैं गॉज बेस्ड एड, नॉन एडहेसिव होता है, ना चिपकने वाला, इसको बांधना होता है। फिर बैंडेजेस होती हैं, पट्टियां आप जानते हैं ट्रायंगुलर हो सकती हैं, त्रिकोणीय। क्रेप बैंडेज आती है, वो पूरा घुमाते जाते हैं पट्टियां। तो विभिन्न प्रकार की पट्टियों की यहाँ पे बात करिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी को रेस्क्यू करने के लिए इवैक्यूएशन कैसे करेंगे। तो अगर कोई सिंगल बंदा है, यानी आप अकेले ही किसी स्थान पे मौजूद, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपके पास हीरो बनने का पूरा मौका है। क्यों मौका है? क्योंकि आप जो हैं अकेले हैं। तो आप जो व्यक्ति इसको चोट लगी है उसको आप कहेंगे, हाँ भाई तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो अब आपके पास हीरो बनने का पूरा मौका है। तो भाई कौन कौन बनेगा हीरो और कैसे बनेगा हीरो? कौन कौन बनेगा? सब बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंगल रेस्क्यूअर जो है वो शोल्डर एंड एंकल पुल, ह्यूमन क्रच,
फायरमैन लिफ्ट, क्रेडल, पिकअप ऑन द बैक, इस तरीके से कर सकता है। ये क्या है यहां चुनने में बड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन अभी मैं आगे दिखाने वाला हूं, वहां आपको मजा आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा रेस्क्यूअर हैं, यानी कि ये तो रॉकी भाई वाला था, रॉकी भाई अकेला आता है, जहां जाता है अकेला आता है। ये मल्टीपल रेस्क्यूअर है। मल्टीपल रेस्क्यूअर मतलब इंडियन आर्मी साथ मिलके दुश्मन के छक्के छुड़ाना। ह्यूमन क्रच, हैंड सीट, 4.5 मेथड, किचन चेयर कैरी, 3% कैरी, स्ट्रेचर लिफ्ट, ब्लैंकेट लिफ्ट। क्या बवाल है ये सब। ये लिखा है हाथ की सीट, आगे और पीछे की विधि, किचन चेयर कैरी, 3% कैरी, क्या है ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। यहां बस ये ध्यान रखना, तेरा ध्यान किधर है, हीरो इधर है, और रॉकी भाई नहीं, कई बार इंडियन आर्मी भी बनना पड़ता है। स्ट्रेचर आप सब जानते हैं, स्ट्रेचर उठाने वाले दो तरह के स्ट्रेचर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, स्ट्रेचर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, साधारण और टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक मतलब जिसका हैंडल कैसे भी आप आगे पीछे मोड़ना, घटाना, ऊंचा नीचा कर सकते हो जिसके पूरे स्ट्रेचर को, और सिंपल मतलब बस सीधे उठाओ और ले जाओ, वो ठेले की तरह होते हैं। रेफर टू वेरियस इमेजेस शेयर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम इन चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, होती क्या है, आखिर ये क्या बवाल है। ध्यान क्या रखना था, एक तो आपको रखना था हीरो इधर है, दूसरा रखना था इंडियन आर्मी, ठीक है। एक तो रॉकी भाई को याद रखना है, एक रखना है इंडियन आर्मी को। किस किस को याद रखना है लिखो जरा। अच्छा कितने लोग हैं जो रॉकी भाई को याद रखना है, जो रॉकी भाई को याद रखना है वो रॉकी भाई लिख दे, जो इंडियन आर्मी को याद रखना है वो इंडियन आर्मी लिख दे। पढ़ने तो दोनों ही पढ़ेंगे। किस किसने देख लिए KGF 2। चलो भाई, अगर आप अकेले हैं तो पहली टेक्निक है क्रेडल टेक्निक, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भाई जरूरी है इंसान का हल्का होना, भारी भरकम होगा तो आप उठा नहीं पाएंगे। ह्यूमन क्रच मतलब होता है बैसाखी, मानवीय बैसाखी, मतलब आप इंसान के को बैसाखी बन के उसको ले जा सकते हैं। पिकअप बैक टेक्निक, अपनी पीठ पे, ये ऐसे बच्चों को गोदी में उठा के ले जाते हैं, लेकिन ये हल्के फुल्के आदमी के लिए संभव है, भारी भरकम आदमी के लिए बहुत दिक्कत है। और फायरमैन लिफ्ट मतलब क्या है, जो अग्निशमन कर्मचारी होते हैं, जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, उस तरह की लिफ्ट कही जाती है ये, इसको कहते हैं फायरमैन्स लिफ्ट। व्यक्ति को अपनी पीठ पे डाला है और उसका यहां देखना, मेरा माउस को ध्यान देना, उसके इस वाले हाथ को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है यहां, और दूसरा हाथ फ्री है, इसे कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। ऐसे करके पकड़ लेते हैं। ये सारी कौन व्यक्ति कर सकता है, अकेले व्यक्ति के लिए ये सारी ऑप्शंस दी गई हैं। अगर एक से ज्यादा, इंडियन आर्मी वाला हिसाब किताब है, किचन चेयर यानी एक कुर्सी के ऊपर डाल के ले जा रहे हो। ह्यूमन क्रच अकेले भी था, इंसानी बैसाखी अकेले भी बन सकते हैं और साथ में भी बन सकते हैं। देखो तीनों कितने खुश लग रहे हैं, कितना बढ़िया इमेज है, इतने खुश लग रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग तो लगड़ी टांग खेल रहे हैं जैसे। चलो भाई आगे चलते हैं। 2 हैंडेड सीट, दो व्यक्ति जो हो सकते हैं वो इस तरीके से अपने हाथों को जोड़ें और बैठा लें। नन्ना मुन्ना लोरी दूध की कटोरी, वैसा नहीं है भाई, चोट लगी है उसको, समझे आप। ब्लैंकेट लिफ्ट, अगर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं तो किसी ब्लैंकेट में, किसी कंबल के अंदर व्यक्ति को डाल के इस तरीके से उठा के ले जा सकते हैं, और ऐसा अक्सर ही प्रयोग होता है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका किसी को उठाने का। हैंड सीट, आप ऐसी सीट भी क्रिएट कर सकते हैं, ये अलग था, ये अलग है। हैंड सीट में ऐसे क्रॉस में आप पकड़ लेंगे, हालांकि मतलब बहुत दमदार व्यक्ति चाहिए इस काम के लिए, बट ये सारे इवैक्यूएशन, बचाव के तरीके हैं जो जहां फिट हो जाए। और हर किसी का कुछ यूनिक इंपॉर्टेंट फीचर है। यहां हाथ सेफ्टी के लिए पकड़ा हुआ है, यहां गले में हाथ सेफ्टी के लिए डाला हुआ है। ह्यूमन क्रच टेक्निक में, बैसाखी में, ये हाथ पकड़ा हुआ देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें गौर करनी है एकदम। आगे चलते हैं। शोल्डर पुल, अगर आप अकेले व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति जमीन पे पड़ा है और आप कुछ नहीं कर पाए, उसको सेफ्टी तक ले जाने के लिए आप उसको कंधे से घसीट के कोने में लेके आ सकते हैं। पर ऐसा मत करना रोड पे पड़ा व्यक्ति को घसीट दिया, पता चला उठा तो पीछे से पूरा उसका जीन्स और पैंट भी फटा हुआ, पूरे घुटनों से लेके और जांघों से लेके पैरों तक खरोच ही खरोच है, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। शोल्डर पुल, आराम से पीछे से पकड़ के आप घसीट के पुल करके ला सकते हैं। 3% स्ट्रेचर कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लोग मिलके देखिए इस तरीके से व्यक्ति को पकड़ते हैं, इस तरीके से। इसके अंदर कभी व्यक्ति को सीधा नहीं डालते हैं, देखो ये इस तरीके से डालते हैं, इस तरीके से है ना, साइडवेज थोड़ा सा डालते हैं, इसको कहते हैं 3% स्ट्रेचर कैरी। स्ट्रेचर कैरी क्यों, ये खुद स्ट्रेचर की तरह बन गए। तो रॉकी भाई और इंडियन आर्मी क्लियर हो रहा है सबको? अगर क्लियर हो रहा है तो सब लोग यस लिख दीजिए फटाफट से। कोई हॉर्न बजा के मुझे यस कह रहा है, बट क्लियर हो गया तो जरा यस लिख दीजिए फटाफट, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। खत्म होने वाला वीडियो, बस 4 या 5 मिनट में वीडियो कंक्लूड कर देंगे। भाई देखो,
एंकल पुल, किसी को ऐसे घसीट के कोने में ले जाना, ये ना ये मतलब आदर्श परिस्थितियों के लिए, भाई टाइल वाइल है कहीं पे, या जो जमीन है वो बहुत ज्यादा रफ नहीं है, पता चला रोड पे आप घसीटेंगे तो इंसान को और ज्यादा चोट लग सकती है। फोर एंड आफ्टर लिफ्ट, फोर मतलब पहले और बाद में, दो व्यक्ति इस तरीके से हों, पहले हों और बाद में। और देखो किस तरीके से हाथों को पकड़ रखा है, जैसे ऐसे हाथ ढीले पोले होना पड़ जाए, शाहरुख खान की तरह, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश। अरे हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ, हम शाहरुख खान की पिक्चर थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो समाप्त हो गया है। तो ये देखो, ये पूरा जो मैटर था मैंने आपको पढ़ा दिया है। हम लोग लगभग 180 पेजेस में से 50-60 पेजेस पढ़ चुके हैं। 3-4 वीडियो में बैलेंस 50-60 कर देंगे, फर्स्ट एड को एकदम क्वालिफाई कर देंगे। 60% मार्क्स अचीव करने होते हैं इस सब्जेक्ट में आप लोगों को। आई एम वेरी श्योर आप लोगों के हो जाएंगे, आपके इंटरनल्स भी होने वाले होंगे बहुत जल्दी। फिर से हर बार की तरह मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने सारे स्टूडेंट्स का जो मेरे साथ जुड़े हैं। मैं थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर मनुकांत शास्त्री सर का, थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर प्रतिमा मैडम का, जो कि आज उनसे बात भी हुई और बहुत अच्छा लगा जिन लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जुड़ चुका हूँ। प्रिंसिपल आरबीएस कॉलेज सर का, इसके साथ साथ सेंट जॉन्स कॉलेज के मेरे अपने जो प्रोफेसर रहे, मेरे टीचर रहे हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा सर का, उन्होंने भी काफ़ी बच्चों के साथ मुझे जोड़ने का प्रयास किया था। आई थैंक यू ऑल ऑफ दोज हु आर ट्राइंग कि मेरा ये वाला एफर्ट जो है आप लोगों तक पहुँच सके। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन बाय बोले बिना मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। तो आप लोग जानते हैं आप बाय लिखेंगे, बाय बाय, और अपनी अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उस तरीके से आप मार्क कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ वेरी वेरी गुड बाय। और एंजॉय करिए बारिश के मौसम को। ये सब चीज़ें जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये ज़िंदगी से जुड़े सब्जेक्ट हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय।